गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन के बारे में, जिसके हमने न्यूमेरिकल्स पहले पार्ट में भी किए हुए हैं। आज ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम सेकंड पार्ट में समझेंगे कि हमारी जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में वो किससे रिलेटेड आते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा अपने वीडियो को और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम बेंजोइक एसिड। इसका मतलब क्या है कि हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा 5 ग्राम, जिसका मोलर मास हमें गिवन है कितना बेटे? 120 ग्राम पर मोल। ओके, उसको डिसॉल्व किया गया है बेटा कितने में? 35 ग्राम बेंजीन यानी सॉल्वेंट के अंदर, जिससे कि टेम्परेचर जो है डिप्रेस हो गया कितना बेटे? 2.94 केल्विन, यानी कि वो डिप्रेशन हो गया। पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, निकालो। अगर वो क्या बनाता हो? आपका डाइमर बनाता हो। डाइमर बनाने का मतलब दो मॉलिक्यूल जोड़ करके एक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे KF की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी सॉल्वेंट की वैल्यू हमें दे रखी है जो सॉल्वेंट डिपेंडेंट होती है 4.9। नाउ अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बेटे सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? आई को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम आई को कैलकुलेट करेंगे। अब बेटे यहाँ पे आई को कैलकुलेट किस फॉर्मूले से किया जाएगा? तो वो यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू में मोलैलिटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटू में आई के साथ। अब डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे? वो दे रखी है 2.94, दैट इज इक्वल टू, नाउ KF की वैल्यू कितनी है आपकी? KF की वैल्यू है आपकी 4.9। और मोलैलिटी कितनी दे रखी है? मोलैलिटी को हम ओपन कर सकते हैं, WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA इंटू में आई। नाउ जो 2.94 वैल्यू है इसको हम यहीं रखेंगे, 4.9 को इधर ले जाएंगे इंटू में WB, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 5 ग्राम, और वेट ऑफ जो इसका मोलर मास है वो है आपका 122 ग्राम, 1000। और वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका बेसिकली कितना गिवन है? 35 ग्राम इंटू में आई। आई कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो आई कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो आप करेंगे 2.94 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं इसे, 122 इंटू में 35 डिवाइड बाय 4.9 इंटू में 5 इंटू में 1000। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 2.94 मल्टीप्लाइड बाय 122, 35 डिवाइड बाय 4.9 डिवाइड बाय 5000। तो आती है बेटे सिंपली सी कैलकुलेट होके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.5124। ओके, एक मिनट। ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है हमारे पास 0.5124। अगर वैल्यूज को यहाँ पे चेक किया जाए तो ये आई की वैल्यू हमें देता है 0.5124। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। नाउ आई अगर हमारे पास आ चुका है तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो बेटे अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, मैं पार्टीशन ले लेता हूँ। जो हमारा मेन टास्क है यहाँ से कैलकुलेट करने का वो है अल्फा। तो देखिए बेटे आई बराबर आ चुका है हमारा 0.5124। ठीक बेटे, अल्फा कैलकुलेट करना है। उसने कहा है कि है ना एसोसिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एसोसिएशन की बात कर रहा है। तो एसोसिएशन के लिए बेटे हमारे पास आई का क्या फॉर्मूला होता है? तो वो होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि एसोसिएशन में यूज करते हैं इसे हम, एसोसिएशन। ठीक है बेटे, तो एन की वैल्यू बेटे हमें, क्योंकि वो बोल रहा है क्या कि हमारे पास है डाइमर, तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पे 2। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। तो आई अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो वो बन जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करूँ तो बेटे वो आ जाएगा कितना? इसको इधर उधर कर लेते हैं, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस आई इंटू में 2। नाउ वैल्यू पुट कर दो, 0.512 इंटू में 2 अल्फा। तो अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होगा वो बेटे हमारा निकल के आएगा, अगर मैं इसको कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आता है 97.5, यानी कि 0.975 अल्फा की वैल्यू, यानी 97.5% ये टूटेगा, एसोसिएट होगा। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो बेटे ये था। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। सेकंड क्वेश्चन को समझे तो बेटे हमें क्या कह रहा है? एक 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलैलिटी गिवन है
इतने मोलल की, ठीक है, किसकी? AlCl3। ठीक है, फ्रीज हो रहा है बेटे वो सॉल्यूशन, कितने पे फ्रीज हो रहा है ये? -0.068 डिग्री सेल्सियस। बेटे ध्यान देना, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का है। अब एक्वस की बात कर दी तो मेरा सॉल्वेंट पानी हो गया, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि सॉल्वेंट है पानी। तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो बेटे वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालो, यानी कि इसके लिए मुझे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छे। के एफ गिवन है बेटा हमारे पास, के एफ बराबर कितना होगा हमारे पास? 1.86, ये हमारे पास गिवन है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा? के एफ इंटू में मोलैलिटी। नाउ डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होगी हमारी? टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल्स टू के एफ इनटू में मोलैलिटी इनटू में आई। क्योंकि आई यहाँ पे हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें अल्फा निकालना है। जब सॉलिड आपका एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है तो हम आई की वैल्यू को यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है बेटे हमारे पास? 0 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारे पास -0.068 इज इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू कितनी है बेटे? 1.86, और मोलैलिटी हमारे पास 0.01। अगर हम इसकी आई कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा बेटा 0.068 डिवाइड बाय 1.86 इंटू में 0.01, दैट इज इक्वल्स टू आई। तो आई अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो बेटे ये आएगा हमारा 0.068 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1.86 से और डिवाइड कर दूं 0.01 से, तो ये आता है 3.65। आई की वैल्यू बेटे कैलकुलेट होकर आ गई हमारे पास 3.65। नाउ हमें अब क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यहां से हमें निकालना है बेटे अल्फा। ठीक है, तो अब हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटे अल्फा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये बात कर रहा है डिसोसिएशन की, डिसोसिएशन की। तो बेटे डिसोसिएशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आई कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बेटे 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, जो कि यहाँ पे n की वैल्यू बताएगा नंबर ऑफ आयंस की, कितने आयंस बनेंगे। तो बेटे हमारे पास कंपाउंड क्या है? हमारे पास कंपाउंड है AlCl3। जब हम उसे तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में, यानी कि टोटल आयंस कितने बने हमारे पास? 4 आयंस। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 4। यहां पुट कर दो बेटे। तो I बराबर कितना आ जाएगा? 1 - अल्फा इंटू में 4 अल्फा, यहाँ पे प्लस लगा के 4 अल्फा कर लो। तो हमारे पास बचे कितना? 1 + 3 अल्फा हमारे पास आई की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आई -1/3 इज इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा। तो अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करूं तो बेटे हमारे पास है 3.65 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन जाएगा 2.65 डिवाइडेड बाय 3। और अगर मैं इसे कर देता हूं तो 2.65 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं तो 0.88 आ जाएगा, यानी कि लगभग 88% आपका यहां से सॉल्यूशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटे हमारा, सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर हम, कि 4% सॉल्यूशन है हमारे पास सुक्रोज का। तो देखो बेटे एक सॉल्यूशन मेरे पास ये रहा और दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास ये रहा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है हमारे पास सुक्रोज का सॉल्यूशन और ये है बेटे मेरे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन प्रेजेंट है ऑलरेडी। इसमें कह रहा है कि वो 4% सुक्रोज डाला हुआ है। तो यहाँ पे 4% का मतलब क्या है? वेट बाय वेट इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हो गया? तो बेटे 4% वेट बाय वेट का मतलब ये होता है 4 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ग्लूकोज में देख लो, ग्लूकोज में क्या कह रहा है बेटा? ग्लूकोज में कह रहा है 5% ग्लूकोज है। 5% ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम क्या? सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। तो बेटे यहां से ना वैल्यूज को पहले कैलकुलेट कर लो। डब्ल्यू बी कितना हो गया बेटे मेरे पास? 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास मेरे पास सुक्रोज का कितना होता है? 342 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटे अगर मैं यहां से निकालूं तो वो आ रहा है मेरा 100 ग्राम। तो बेटे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा मेरा? तो अगर मैं सॉल्वेंट निकालूं तो वो 100 - 4 यानी कि 96 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को मैंने माइनस कर दिया। इसी तरीके से बेटे यहाँ निकाल लो, ये हो जाएगा 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है बेटे 180। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बेटे हमारे पास? 100। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 में से 5 माइनस कर दो, 95 ग्राम। ओके।
अब बेटे इसके अंदर दूसरी चीज देखते हैं कि क्या है कि इन्होंने कहा है कि 4% सॉल्यूशन जो है सुक्रोज का जो वाटर में बनाया गया है वो फ्रीज होता है इतने पर, यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर दे रखा है टी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना दे रहा है 271.15 केल्विन। ओके, ये हमारे पास ये आ गया। नाउ टी ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बेटे हमारे पास, तो हमें पता है पानी है तो 273.15 होगा। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा बेटे, हमारा फ्रीज कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो वो होगा टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू 273.15 माइनस 271.15 दैट इज इक्वल्स टू 2 केल्विन। डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब बेटे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कह रहा है कैलकुलेट करो टी ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालना है। और टी ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बेटे यहाँ पे, तो हम कहेंगे यहाँ पे टी ऑफ सॉल्वेंट होगा 273.15, इतना ही होगा ना। तो हमारे पास डेल्टा टी एफ क्या आएगा यहाँ पे, तो अगर हम डेल्टा टी एफ की बात करें बेटे, तो आएगा टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 273.15 माइनस एक्स, ये आ गया हमारा डेल्टा टी एफ। अब बेटे इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो बेटे यहाँ गौर करेंगे कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज हुआ है वो यूज हुआ है पानी, और यही पानी कहाँ यूज हुआ है इसमें, तो इन दोनों के के एफ की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हमारा जो के एफ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर। अब डेल्टा टी एफ इस वाले का आ रहा है 2 केल्विन और इसका आ रहा है दिस वन, वेट वगैरह सब गिवन है। तो बेटे यहाँ से के एफ अगर मैं दोनों तरफ से के एफ निकाल लूँ तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटे मैं यहाँ पे के एफ निकालना सिखाऊंगा आपको। अब इसको हम के एफ देखेंगे कि के एफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेटे, के एफ निकालेंगे अब हम यहाँ से। तो बेटे अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो अगर मैं यहाँ से के एफ निकालूं इस सिचुएशन में, तो के एफ बराबर क्या होगा, मेरा के एफ बराबर होगा डेल्टा टी एफ बाय मोलैलिटी। और दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में भी सेम ही होगा, के एफ बराबर डेल्टा टी एफ अपॉन में मोलैलिटी। नाउ पुट कर दो वैल्यूज को, क्योंकि के एफ और के एफ दोनों बराबर होंगे। तो इस वाली सिचुएशन का जो डेल्टा टी एफ होगा वो कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 2, और मोलैलिटी कितनी आ रही है बेटे, मोलैलिटी अगर मैं देखूं तो हमारा पास 4% का सॉल्यूशन था, 4/342,1000/96, जो कि बराबर है 273.15 माइनस एक्स अपॉन में 5/180 इंटू 1000/95। अब बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बेटे, हजार से तो मैं हजार यहीं काट दूंगा ऐसा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है यहाँ पर। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, इसी तरीके से ये दोनों भी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है बेटे, ले आओ इन्हें ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो अगर हम देखते हैं तो बेटे 2 इंटू में 342 इंटू में 96 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 273.15 माइनस एक्स डिवाइड बाय, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 95 इंटू में 180 और डिवाइड में आ गया 5। अब बेटे इसको अप डाउन करके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 273.15 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू में 342 इंटू में 96 डिवाइड बाय 4 इंटू में 95 इंटू में 180। इसको सॉल्व करते हैं बेटे, देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी। तो 342 की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए 960 से, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड कर देते हैं 95 से, डिवाइड कर देते हैं बेटे 180 से, तो ये आती है 4.8। तो बेटे ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी अप्रोक्सीमेट 4.8। ठीक है, तो ये होगी 273.15 माइनस एक्स। नाउ तो x इक्वल्स टू कितना होगा बेटे, ये इधर आ जाएगा, 273.15 में से माइनस कर दो 4.8, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटे, रखने देखो कि आपको वैल्यूज को पुट अप कैसे करना है। अगर आप वैल्यूज पुट अप करना सीख गए तो क्वेश्चन निकल जाएगा इसका आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, स्टेट रोल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स। स्टेट करो रोल्स लॉ और उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो सॉल्यूशन की जो ओबी करता हो रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस पर। दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो बेटे, इसकी क्या हो सकती हैं। तो देखो रोल्स लॉ तो सबको याद ही होगा, रोल्स लॉ की स्टेटमेंट पूछा है तो रोल्स लॉ की स्टेटमेंट आप लिख ही सकते हो। क्या होता है, प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर प्रेशर ऑफ जिसका भी आप निकाल रहे हो,
अगर सॉल्वेंट का होगा तो प्योर प्रेशर सॉल्वेंट का लगा देंगे तो यहाँ पी आ जाएगा, और अगर मैं पीबी यानी सॉल्यूट का प्रेशर निकालूं, वेपर प्रेशर की, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आपका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं लगाता हूँ तो वो एक्स बी के हो जाएगा, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ये क्या हो रहा है, पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया। ओके, नाउ इसको दोबारा से लिख लेते हैं। पीबी इज इक्वल्स टू, अगर मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी नॉट भी लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी हट करके क्या बन जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, एक्स है पी नॉट है। ठीक है ना, तो बेटे यहाँ पे हमें ये बताना था। खैर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जो आपके कैरेक्टरिस्टिक जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, रोल्स लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी आइडियल सॉल्यूशन की, जीरो। दूसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी बेटा आइडियल सॉल्यूशन की, जीरो। खत्म, दो कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी, बता दी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिख दो, दो डिफरेंस पूछे हैं, दो लिख देंगे हम। देखो बेटे, दो डिफरेंस मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको कलर कर लेते हैं जरा सा, चलो छोड़ो हटाओ। तो आइडियल सॉल्यूशन ले लेते हैं, आइडियल, और एक तरफ ले लेते हैं नॉन आइडियल। ठीक बेटे, आइडियल सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो जीरो के बराबर होता है, और बेटे डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। जबकि नॉन आइडियल में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा बेटे हमारा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग, इसमें वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ 1.9 ग्राम पर 100 ml की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 100 ml। किसका, केसीएल का। केसीएल सॉल्यूशन है जिसका मोलर मास हमें गिवन है कितना बेटे, 74.5 ग्राम पर मोल। इस आइसोटोनिक कह दिया उसने बेटे, यहाँ पे ध्यान दो, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक कंसंट्रेशन, दो सॉल्यूशन होंगे दोनों की बराबर होगी, ठीक है, या कंसंट्रेशन बराबर कर सकते हो, या वेपर प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर कर सकते हो, जो आप रखना चाहो। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, आइसोटोनिक है किसके लिए, दूसरा एक सॉल्यूशन है हमारे पास फिर, जिसमें 3 ग्राम यूरिया पड़ा है पर 100 ml, यानी वॉल्यूम भी हमारा 100 ml है, यानी सेम वॉल्यूम है। ओके, बहुत बढ़िया। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है बेटे, 60। ठीक है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ केसीएल। अब बेटे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका मुझे आई पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे बेटे, ध्यान से सुनिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है दो सॉल्यूशन जो इसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 कॉन्सेंट्रेशन 2 दोनों बराबर हो, ये आइसोटोनिक की कंडीशन होती है। अब बेटे यहाँ पे ध्यान देना, पाई बराबर क्या होता है हमारा, सी आर टी इंटू में आई, क्योंकि केसीएल टूट रहा है इसके बारे में बात हो रही है। जबकि यहाँ पे होगा पी पाई इक्वल्स टू सी आर टी, यहाँ आई नहीं लगेगा क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, क्योंकि ये टूट ही नहीं रहा, यूरिया टूटता नहीं है। ठीक है, केसीएल टूट जाएगा। अब केसीएल कितना टूटेगा वो निकलवा रहा है, तो हम पहले सबसे पहले यहाँ से आई कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो वो क्या होगा, पाई बाई आर टी इज इक्वल टू सी इंटू में आई, और यहां से अगर मैं निकालूं पाई बाई आर टी इज इक्वल टू सी, तो सी आई या सी इंटू में आई ऐसे लिख लेते हैं, बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन के। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर लीटर। तो यहाँ क्या होगा, मोल्स पर लीटर। अब देखो वॉल्यूम बेटे दोनों में सेम था, तो मैं वॉल्यूम से वॉल्यूम भी काट देता हूं, तो मैं बचा क्या, मोल्स। तो बेटे मोल्स को अब हम मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तो देखो मोल्स कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये वेट के टर्म्स में होता है मोल्स का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एम बी। अब बेटे यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दे रखे हो कितने दे रखे हैं देख लेते हैं, 1.9, 74.5 और 3 और 60। 1.9 74.5 इंटू में आई इज इक्वल्स टू, यहाँ है बेटे 3/60, 3 है या 30 है, आई डोंट नो, देख लेता हूँ, हाँ 3 ही है बेटा। ठीक है, 3/60। तो यहाँ से मुझे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, निकाल लो बेटे, ये कितना कट जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 74.5, और ये हो जाएगा 38, क्योंकि 20 की गुणा 1.9 से करेंगे 38 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 74.5 डिवाइड बाय 38, 1.96 वैल्यू आ गई बेटा आई की। आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 1.96। अब बेटे आई निकल गया, तो मुझे अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, किसका, केसीएल का। तो बेटे अल्फा फाइंड आउट करना है अब हमें, तो केसीएल हमारा बेटे किस में टूटेगा,
के प्लस और सी एल माइनस में दो आयंस बनेंगे, तो बेटे आई का डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला बताया था? वन माइनस एल, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन की वैल्यू कितनी है बेटे यहाँ पे? दो, क्योंकि दो आयंस में टूटेगा। रख दो बेटे, तो आई बराबर बचेगा वन प्लस अल्फा, एन की जगह दो रख दो, ये एन यहाँ रख दो। ठीक है, तो वन प्लस अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या होगा? आई माइनस वन, और आई की वैल्यू आपने ये निकाली, तो अल्फा बराबर कितना हो गया? आई माइनस 1.96, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1.96 माइनस वन, तो ये कितना जाएगा? 0.96 अल्फा की वैल्यू आ गई। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जनरली आता भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको डिसोसिएशन कैसे निकालना है, आई को कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आप वो कर सकते हो तो फिर ये इजी हो जाता है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव रीजन, रीजन दीजिए, किस चीज का रीजन दें? ए डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग इथेनॉल एंड एसीटोन। तो बेटे पहला क्वेश्चन देखो, इथेनॉल कहा है और एसीटोन कहा गया है। एसीटोन, बेटा याद कर लो, इथेनॉल जब भी आपका किसी सॉल्यूशन में डला होता है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो कौन सा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव। ठीक है बेटे, पॉजिटिव डेविएशन शो करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि इथेनॉल और एसीटोन है तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन बनेगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर कह रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है? तो बेटे यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं मैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब होता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वो सॉल्यूशन ठंडा होता जा रहा है। यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, जो कि रिप्रेजेंट करेगी किसको? पॉजिटिव डेविएशन को। तो आप क्या बताओगे इसमें? डिक्रीज इन टेम्परेचर क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? तो आप कहोगे जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है वो बराबर है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, जो कि ग्रेटर है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। खत्म क्वेश्चन। तो आपको यही लिखना है कि द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर इक्वल, बट दैट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन solute solvent interaction in acetone and ethanol solution. Now second question देखते हैं बेटे। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर। अब बेटे ध्यान से सुनना, KCl को अगर पानी में डालेंगे तो K प्लस और Cl माइनस बनेगा। देखो बेटे ध्यान से समझो इसे। अब मेरे पास पानी है, दिस इज वाटर, मैंने इसके अंदर डाला KCl, तो बेटे ये बन जाएगा मेरा सॉल्यूशन। बन गया बेटे ये सॉल्यूशन। अब इसमें तुम देखोगे कि इसका वेपर प्रेशर जो है ना, जो पहले यहाँ वेपर प्रेशर आ रहा था, यानी कि जो पानी भाप बनने की कोशिश कर रहा था वो ज्यादा कर रहा था, यहाँ भाप ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्राउड नहीं है, यानी कि क्राउडिंग नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, ऐसे कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स ना कम निकलेंगे, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है ना बहुत ही कम बनेगा। अब बेटे यहाँ पे आएगा लेस वेपर प्रेशर, यहाँ आएगा हाई वेपर प्रेशर। तो मुझे क्या पता है कि KCl डालने से वेपर प्रेशर लो हो रहा है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप राइज करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ solute particles in KCl solution, the vapor pressure of solution becomes low. The vapor pressure of KCl solution becomes low, and its boiling point will become high. आंसर क्लियर बेटे? तो हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन में कैसे आपको आंसर देना होगा। ना हो, अब आप तक आपको ये तो पता चल गया है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटे, देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे भी एक रीजन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। गिव रीजन। क्या कह रहा है? एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। तो बेटे अभी हमने डिक्रीज वाला पढ़ा था, अभी इंक्रीज वाला पढ़ लिया। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, यानी कि मेरे पास एक क्लोरोफॉर्म है
और एक एसीटोन है। इन दोनों को जब मैं मिक्स करता हूं तो सॉल्यूशन मेरा हीट हो जाता है, बिकम्स हॉट। ठीक है बेटे, इसका मतलब जो मैं समझ रहा हूं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज, और हीट रिलीज भी कह सकते हो आप, हीट रिलीज। और हीट रिलीज जो होती है बेटे वो कौन से सिस्टम में होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा किसी सिस्टम में। तो ये एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा एच लेस देन जीरो होगी, क्योंकि नेगेटिव होगा, रिलीज कर रहा है एनर्जी को। ठीक है ना, तो नेगेटिव में निकलेगी एनर्जी, रिलीज का मतलब होता है एनर्जी का लॉस। तो लॉस का मतलब डेल्टा एच निकलेगा तो नेगेटिव होगा, तो वो हमेशा जीरो से छोटा है। अब अगर डेल्टा एच छोटा है तो इसका मतलब क्या? नेगेटिव डेविएशन हो गई, क्योंकि वो लेस देन आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन होगा तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा और जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा वो कमजोर पड़ जाएगा सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन से। तो आप लिख दोगे क्या कि जो हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है जो कि बराबर है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के, वो लेस देन है, लेस देन किससे? सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन से, जिसकी वजह से ये डेविएशन कैसा हो रहा है? नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे, खत्म पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water. Simple. In hot water, simple लिख रहा हूं बेटे आंसर में, in hot water the solubility of oxygen gas is less, therefore aquatic life aquatic life is more comfortable in cold water than in hot water, in hot water। खत्म बेटे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने यही पूछा था कि हॉट वाटर के अंदर जो ना मरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ जो होती है ना वो सरवाइव करना पसंद नहीं करती, हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर सॉलिबिलिटी जो ऑक्सीजन की होती है वो बहुत कम होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटे जो गैस होती है ना वो लिक्विड सरफेस छोड़ के निकल जाती है बाहर। जैसे आपने थम्स अप पिया होगा, कोई बॉटल पी होगी कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जब आप उसे ठंडी पीते हो तो उसके अंदर फिजीनेस ज्यादा महसूस होती है, लेकिन जब आप उस बॉटल को गर्म सॉल्यूशन यानी कि गर्म हाई टेम्परेचर पे पीते हो, लाइक रूम टेम्परेचर पे पीते हो, तो वो बिल्कुल आपको पानी जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ढक्कन ओपन करते हो उसकी सारी जो गैस है, जो फिजिनेस है, वो बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक है ना बेटे, तो यही रीजन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बेटे, क्या कह रहा है? इसमें भी दो क्वेश्चन है बेटे। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहता है? 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ओके, एंड 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ KCl, ओके, विच वन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई? तो बेटे देखो, ग्लूकोज जो होता है ना, 0.1 मोलल का मतलब क्या हो गया? मोलैलिटी इक्वल्स टू होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मुझे क्या पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो जो मेरी मोलैलिटी है बेटे 0.1, वही तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं तो 0.1 ही मेरा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, ग्लूकोज पानी में डालने पे सिर्फ ग्लूकोज रहेगा, तो इसमें ग्लूकोज टूटेगा नहीं। ग्लूकोज इन एक्वस फॉर्म विल बी इन ग्लूकोज फॉर्म। ठीक है, यानी कि वो आपका घुल जाएगा लेकिन रहेगा ग्लूकोज ही। जबकि KCl को अगर मैं पानी में डालूं तो वो K प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब K प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होते ही क्या हो गया? ये दो आयंस में बन जाएगा। दो आयंस बनेंगे तो क्या होगा? यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल था
और इससे कन्वर्ट हो गए कितने आयंस बने, दो आयंस। तो मोल्स मेरे पास 0.1 था, जो बन के हो गए 2 इंटू में 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए मेरे यहाँ पर, 0.2। डबल हो गए मोल्स यहाँ पे क्योंकि दो आयंस आ रहे हैं, ठीक है। तो किसका, क्या पूछा था, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो बेटे जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं या आयन ज्यादा होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हम क्या कहेंगे, 0.1 मोल KCl हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर लो रहेगा। क्लियर बेटे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।